नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा में आपके एक नया टॉपिक जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में। देखिएगा, बिल्कुल लाइव क्लास ये जो चल रही है आपके, तो यहाँ पर इस टॉपिक को अलग से जोड़ा गया है आपके सिलेबस में और यहाँ से आपके प्रश्न आना ही आना है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बहुत सारी नई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लेवल 1 के लिए बेहद उपयोगी, लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी और जहां अन्य कहीं भी स्थान पे अगर ये टॉपिक आपके है तो आप इस वीडियो को पूरा ही देखना। साथियों, शुरू करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत हमने शैक्षिक नवाचारों को कल ही पढ़ा था और आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। देखिएगा, एनईपी 2020 की बात करने से पहले हम बात करें भारत में राष्ट्रीय शिक्षा जो नीतियां अब तक आई है, कब कब आई है, क्या क्या उनमें हुआ था। तो जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में, स्वतंत्र भारत में एनईपी, तो देखो स्वतंत्र भारत में एनईपी जो आपके 2020 आई है, ये तीसरी शिक्षा नीति है साथियों। इसके पहले भी 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आ चुकी थी। कौन कौन सी? प्रथम राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 ईस्वी में आई थी। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। द्वितीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और जो तीसरी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 जो ये है, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। साथियों देखो, यहाँ जो 1986 और 1968, तो इन दोनों के बीच में तो ज़्यादा गैप है नहीं। 68 10 78, 78 8 86, 18 साल बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी। ये एक तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, इसी वजह से इसे बहुत जल्दी लागू कर दिया गया 1986 वाली को। अब देखिएगा, 86 के बाद में 2020 में आई, तो 86 14 साल तो वो और 20 साल ये, मतलब टोटल 34 सालों बाद वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है साथियों। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। हालांकि जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, दोनों में भी बहुत सारे उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि हमको इस तरीके से शिक्षा में परिवर्तन करना है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किस लिए किया जाता है कि राष्ट्र स्तर पर संपूर्ण देश में शिक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को किस प्रकार निचले स्तर तक पहुंचाया जाए, प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार शिक्षित किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चाहे वो कोई सी भी हो, अब वो कितने उद्देश्य पूरे होते हैं वो बात अलग होती है कि धरातल पर जब हम उसको लागू करते हैं तो कितने उद्देश्य पूरे होते हैं, ये बात अलग हो जाती है साथियों। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, क्योंकि आपका टॉपिक भी यही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला, इसलिए हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। तो देखो, इसकी अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 जो है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, लगभग 34 वर्षों बाद आई है और 21वीं शताब्दी की ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों। लगभग क्या 34 वर्षों बाद ही आई है, क्योंकि दूसरी जो इसके पहले वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1986 में आई थी। अब आई है 2020 में, तो 34 वर्षों बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और 21वीं शताब्दी की ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों। 21वीं शताब्दी की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो एनईपी 2020 जो है साथियों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यही 21वीं शताब्दी की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 2020 की इस शिक्षा नीति में MHRD, जिसका नाम क्या है साथियों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर केवल शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखो, पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय चला करता था, लेकिन पहले इसको बदलकर क्या कर दिया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। लेकिन वापस उसको किसको? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब MHRD को वापस चेंज करके इन्होंने क्या नाम कर दिया? इसका केवल शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 में MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो आपका आंसर रहेगा शिक्षा मंत्रालय। या फिर MHRD की जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, शिक्षा मंत्रालय ही आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और ऐसा किसमें किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा किया गया है। आगे हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई, तब भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे साथियों, रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तब भारत के जो शिक्षा मंत्री है कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा रमेश पोखरियाल उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट बनाया गया था, इसकी जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन साथियों। कौन थे, के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक थे। और साथियों ये इस किसके अध्यक्ष थे, कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। अब देखो नाम ही दोनों का एक ही है ना भाई, समिति का नाम भी क्या है, कस्तूरी रंगन समिति है, और अध्यक्ष भी कौन है, के कस्तूरी रंगन है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो के कस्तूरी रंगन है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसको कस्तूरी रंगन समिति कहा गया साथियों। और इस समिति का गठन 2017 में किया गया था। कब किया गया था इस समिति का गठन, 2017 में किया गया था। और इस समिति में, कौन सी समिति में, कस्तूरी रंगन समिति में 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, टोटल सदस्यों की संख्या 8 थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को प्रस्तुत की थी। कब की थी, 31 मई 2019 को इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मेट तैयार करके अपनी रिपोर्ट किसको, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी थी साथियों। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, क्या क्या, कि भाई एक तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम NEP 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्री उस समय 2020 में कौन थे, भारत के रमेश पोखरियाल थे। भारत की बात की जा रही है, ठीक है। इसके ये जो NEP 2020 है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। 2017 में ये गठित की गई थी और 8 सदस्यों वाली ये एक समिति थी। इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। साथियों ये इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 31 मई 2019 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो क्लियर है सभी के ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर NEP। देखिए साथियों आगे हम देखें तो आगे बात करेंगे NEP 1986 ने, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, इसने 10+2 की शिक्षा की अवधारणा दे रखी थी। मतलब शिक्षा का फॉर्मेट क्या था कि कक्षा 1 से 10वीं तक बालक अध्ययन करेगा, उसके बाद 11वीं 12वीं, मतलब 10+2 की यहाँ पर बात की गई थी। किसके द्वारा, 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके द्वारा 10+2 की अवधारणा दी गई थी। लेकिन आपके ये जो NEP 2020 है, इसने क्या किया, तो इसने इस 10+2 की अवधारणा को बदल दिया भाई, कि कक्षा 1 से 12वीं तक की जो शिक्षा होती है वो 10+2 के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उसका स्वरूप क्या रहेगा, 5+3+3+4। एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं आपके कि NEP 2020 में शिक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। पूरे भारत की बात है ये, तो शिक्षा का स्वरूप रहेगा आपके 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या होता है, इसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो इसको विवरण से हम देखेंगे साथियों, बिल्कुल विवरण से आपको मैं बताऊंगा कि इसका मतलब कैसे होता है। और इन 4 स्तरों को भाई कितने स्तरों में बांटा गया है, 12वीं तक की शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया है। तो उन चारों स्तरों को हम देखने वाले हैं। तो देखो पहले हम पहला स्टेज, दूसरी फिर देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे और फिर चौथी स्टेज को देखेंगे। तो विवरण में देखें, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, किस शिक्षा नीति के अंतर्गत, NEP 2020 के अंतर्गत 12वीं तक की जो शिक्षा है, इनको 4 स्तर या 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो प्रथम स्टेज की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, 5+3+3+4।
तो मतलब यहाँ पर ये जो 5 है ये प्रथम स्तर रहेगा, ये जो 3 है द्वितीय स्तर, ये 3 तृतीय और ये 4 चतुर्थ स्तर रहेगा। तो सबसे पहले हम ये 5 वाले की 5 वाला जो है प्रथम स्तर इसको देखेंगे साथियों। तो देखो प्रथम स्तर जो है, प्रथम स्टेज जो है इसको कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। क्या कहा जाता है इसको? फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। अब फाउंडेशन स्टेज क्या होता है? तो पहली चीज तो फाउंडेशन स्टेज की कुल अवधि 5 वर्ष की होती है। ये तो आपको पता चल रहा है क्योंकि हमने क्या देखा था, 5 + 3 + 3 + 4 ये देखा था। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज है प्रथम वाला, अवधि कितनी है? 5 वर्ष है, क्योंकि 5 लिखा हुआ है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें बालक की उम्र क्या होती है ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो स्टेज होती है 5 वर्ष की, इसमें बालक 3 वर्ष में प्रवेश लेता है। 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की जो उम्र है, बालक इस स्टेज में रहता है। कहाँ से कहाँ तक? बालक 3 वर्ष में विद्यालय में प्रवेश कर रहा है और 8 साल तक प्रथम स्टेज में रहेगा, जिसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन मतलब बुनियादी स्तर, आप इसको कह सकते हो साथियों। तो प्रथम स्टेज का नाम है फाउंडेशन या बुनियादी स्तर, जिसकी कुल अवधि 5 वर्ष तक की होती है और बालक की नहीं होती है ये उम्र। ये 5 वर्ष तो इसकी अवधि है फाउंडेशन स्टेज की। बालक की उम्र कितनी रहेगी? 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्षीय फाउंडेशन स्टेज में रहेगा बालक। जब बालक की उम्र 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में रहेगी तो वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। देखिए, इस प्रथम स्टेज या शुरुआत में 5 वर्षों में बच्चों का कोई भी पेपर नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, कि कोई पेपर बच्चों से नहीं लिया जाएगा। कौन सी स्टेज में? फाउंडेशन स्टेज में। 3 साल तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा व 2 साल तक कक्षा 1 व 2 की शिक्षा बालक को दी जाएगी। देखिए, 3 साल में बालक ने प्रवेश ले लिया। अब यहाँ पर 3 साल में उसको कक्षा 1 में नहीं रखेंगे। तीसरा, चौथा और 5वां जो साल है साथियों, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी में जाता था बच्चा, तो अब आंगनवाड़ी को भी इसी में विद्यालय में समन्वित कर दिया जाएगा, अलग से नहीं रहेगी। तो आंगनवाड़ी में जो बालक जाता था, उस बालक को आंगनवाड़ी में नहीं भेजा जाएगा बल्कि विद्यालय में ही भेजा जाएगा। और 3 सालों तक बालक क्या करेगा? आंगनवाड़ी में जो बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था वो विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। और लास्ट के जो 2 साल बचेंगे, चौथा और 5वां साल, ठीक है, मतलब चौथा 5वां क्या, छठा और 7वां साल, तो इन सालों में बालक कक्षा 1 को और कक्षा 2 को पढ़ेगा। और देखो, तीसरी में प्रवेश लिया तो 4 साल का हुआ, तो फिर 5 साल का हुआ, फिर 6 साल का हुआ, मतलब 3 साल तो वो साथियों कहाँ पर पढ़ेगा? वो फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत कक्षा 1 में सम्मिलित नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो 6 साल का पूर्ण हो चुका है, 7वें साल में उसने प्रवेश लिया, उसको कक्षा 1 में भेज दिया जाएगा। 7वां साल का पूर्ण हो चुका है, 8वें साल में प्रवेश लिया, उसको कक्षा 2 में भेज दिया जाएगा। मतलब जो आपकी फाउंडेशन स्टेज है, इसमें बालक सिर्फ कक्षा 2 में ही पास कर पाएगा, कक्षा 2 तक ही पास कर पाएगा। यूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन स्टेज है इसका मतलब कि भाई उसने 5 भी पास कर ली 5 साल की है तो। जी नहीं, उसकी आयु अभी 8 वर्ष की हुई है और वो कक्षा 2 में गया है। हालांकि एडमिशन जब उसकी उम्र 3 साल की थी तभी से उसका हो गया था साथियों। तो सभी के लगभग फाउंडेशन स्टेज तो क्लियर हो गई होगी, हुई ना हुई? एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बालक 3 साल में प्रवेश लेगा, 8 साल तक वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। प्रथम 3 साल उसको आंगनवाड़ी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, मतलब उसी में विद्यालय में आंगनवाड़ी नाम से कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन पढ़ाया जाएगा उसको। और जो चौथा और 5वां, मतलब प्रथम 3 वर्ष, मतलब जब वो 5-6 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसको कक्षा 1 में और कक्षा 2, एक के बाद दूसरी में चला जाएगा। तो बालक 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक इन 5 सालों में फाउंडेशन स्टेज को पार कर लेगा। क्लियर है? तो चलिए दूसरे स्टेज जो है उसको देख लेते हैं। आपके जो दूसरा स्टेज इसमें आता है वो कौन सा है साथियों? इस दूसरे स्टेज को या द्वितीय स्तर को प्रीपरेटरी स्तर कहा जाता है, या प्रीपरेटरी स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, द्वितीय स्तर को। इसमें देखो, अपन ने क्या देखा था फॉर्मेट, 5 + 3 + 3 + 4। तो ये 5 वाला सिस्टम तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में ये 3 वाला समझिएगा, ठीक है। ये द्वितीय स्तर है, प्रीपरेटरी स्तर है साथियों। और ये कौन सा था? फाउंडेशन स्टेज को तो हमने देख लिया। प्रीपरेटरी स्तर को देखिएगा, अवधि कितनी रहेगी? 3 साल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो दिख ही रहा है। तो देखो,
3 साल तक इसकी अवधि रहेगी और इस अवधि में बालक कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को पास कर लेगा। किस स्तर में? प्री-प्रेटरी स्तर में बालक कक्षा 3 को, कक्षा 4 को और कक्षा 5 को पास कर लेगा। इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। देखो, जिस स्तर पर, मतलब इस स्तर की बात की जा रही है, कौन सी भाषा में ज्ञान प्रदान किया जाता है? मातृभाषा में। तो कौन सा स्तर है वो? प्री-प्रेटरी स्तर है साथियों। कक्षा 5वीं तक, जैसे अभी तो क्या कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर रखा है कि कक्षा 1 से ही बालक अंग्रेजी भाषा पढ़ेगा, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया है, उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है कि आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी जो मातृभाषा है, ठीक है, आपकी जो स्थानीय भाषा है, आपको उसी भाषा में शिक्षा को ग्रहण करना है। आगे हम बात करें तो देखो, इसमें लिखा हुआ है इसी स्तर पर बच्चों के पेपर शुरू होंगे, मतलब कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा का भी अलग सेमेस्टर वाइज परीक्षा प्रणाली रहेगी साथियों, सेमेस्टर वाइज, ठीक है, ये चेंज सिस्टम कर दिया गया है। पहले के जैसा परीक्षा नहीं होगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी और कक्षा 3 से शुरू होगी, 1-2 में कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर जब बालक 5वीं पास कर लेगा, पहले उसकी उम्र कितनी थी? 8 वर्ष थी साथियों। कितने वर्ष थी? 8 वर्ष थी। अब उसकी उम्र इन 3 सालों में, और वो तीसरी, चौथी, 5वीं पास कर गया, मतलब उसकी उम्र 11 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तो बालक 11 वर्ष में कक्षा 5 को पूर्ण कर लेता है। द्वितीय स्तर है ये, जिसको क्या कहा जाता है? प्री-प्रेटरी स्तर कहा जाता है। कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं पास करता है, उसकी उम्र 8 से वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की जो अवधि है, इसमें बालक कौन से स्तर में रहेगा? प्री-प्रेटरी स्तर में रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथे स्तर को, सॉरी चौथा क्या, तीसरे स्तर को देखेंगे। तो आपके जो तीसरा, तृतीय स्तर या तृतीय स्टेज जो है, इसको कहा जाता है मिडिल स्टेज। क्या कहा जाता है इसको? मिडिल स्टेज कहा जाता है। देखो, ये भी 3 साल का होता है। हमने ऊपर देखा था 5+3+3+4 का फॉर्मेट। तो 5 जो प्रथम है फाउंडेशनल स्टेज पढ़ लिया, द्वितीय स्तर पढ़ लिया। अब ये जो आपके तृतीय स्तर है, इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। इसको प्रीपरेटरी, इसको फाउंडेशन और इसको क्या कहा जाएगा? मिडिल स्तर कहा जाएगा साथियों। अब देखो, इन 5+3 स्टेज कोई बालक ने पार किया है, तो यहाँ तो कक्षा 2 पास की थी और यहाँ कक्षा 5 पास कर ली, और उम्र कितनी होगी उसकी? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष का जो समय होता है, ये तृतीय स्तर या जो मिडिल स्टेज है, इसके अंतर्गत आता है। 11 वर्ष से 14 वर्ष में बालक 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा को पास करेगा, क्योंकि ये भी कितने साल का है? 3 साल का। तो 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, अर्थात बालक जब 14 साल का हो जाएगा तो 8वीं क्लास को पास कर लेगा साथियों। क्लियर है सभी के? देखो, इसमें छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना आरंभ कर दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा देना आरंभ क्यों की जाएगी? क्योंकि आने वाले जीवन में व्यवसाय उसके जीवन का आधार होने वाला है साथियों। शिक्षा के माध्यम से कि भाई किस प्रकार से आपको जीवन में व्यवसाय करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी जो है तृतीय स्टेज या मिडिल स्टेज से ही आरंभ कर दी जाती है। जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इसी स्टेज में करवाई जाएगी, बुनाई का कार्य, कोडिंग का कार्य, सिलाई का कार्य, मतलब ये तो कुछ उदाहरण है। कई प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा तृतीय स्टेज या मिडिल स्टेज में दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके तीसरा स्तर है। अब तीसरा स्तर पूर्ण हो चुका है, बालक की उम्र कितनी हो चुकी है? 14 साल। तीसरा स्टेज जो है ये 11 से 14 साल तक चलता है, और बालक 8वीं पास कर लेता है इसमें। अब अभी तो 8वीं पास की, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4 क्लासें बच रही है। और इधर भी देखो, 5 फाउंडेशन स्टेज पढ़ लिया, 3 द्वितीय स्तर जो है प्रीपरेटरी स्टेज, इसको पढ़ लिया, फिर वापस 3 मिडिल स्टेज को पढ़ लिया। अब बालक यहाँ तक 8वीं क्लास को पार कर चुका है, और उम्र कितनी है उसकी? 14 वर्ष। अब वो 4 सालों में 18 वर्ष का हो जाएगा और 12वीं क्लास को पार कर जाएगा। तो जो अंतिम स्तर है 4 साल का, उसको देख लेते हैं साथियों। चलिए चौथी जो स्टेज है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आपके जो चतुर्थ स्टेज है साथियों, इसको सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवधि कितनी है? 4 साल इसकी अवधि है। किसकी? जो आपके सेकेंडरी स्टेज है, इसकी अवधि है 4 साल। इसमें बालक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की शिक्षा को कंप्लीट कर लेगा।
पहले उसकी उम्र 14 साल थी, अब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 18 साल। अर्थात जो आपकी सेकेंडरी स्टेज है ये कितने सालों तक चलता है, 4 सालों तक चलता है और 14 से लेकर के 18 वर्ष तक बालक इसी स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी स्टेज में होता है साथियों। तो देखो पहले तो क्या होता था, 10वीं तक तो बालक सभी बालकों के एक जैसे सब्जेक्ट होते थे। उसके बाद में 11वीं में क्या किया जाता था, आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का डिवाइडेशन कर दिया जाता था कि आप आर्ट्स लेते हो तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो, कॉमर्स लेते हो तो ये, और साइंस में लेते हो तो ये सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब एक सब्जेक्ट लेने की बाध्यता थी पहले, ठीक है, इस शिक्षा नीति के पहले। लेकिन इस शिक्षा नीति में क्या किया गया, जो साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, इनकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है साथियों। आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे एक तो आपने हिंदी साहित्य ले ली, एक आपने फिजिक्स ले ली और एक आपने अकाउंट ले ली। ऐसे सब्जेक्ट भी तीनों, जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो पहले होती थी अलग अलग संकाय, अब उन संकायों को समाप्त कर दिया गया है और सब्जेक्ट की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। जिस सब्जेक्ट में आप परफेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो ऐसा इस शिक्षा नीति में कर दिया गया है। आगे हम देखें, वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी गई है। सेमेस्टर के अनुसार परीक्षा होगी, प्रत्येक 6 माह में एक परीक्षा होगी साथियों। पहले क्या होता था, वार्षिक परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, वार्षिक परीक्षा जो वर्ष के अंत में ली जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। बल्कि अब मैंने पहले ही बताया था कि सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है इस शिक्षा नीति में। तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 6 महीने में, जैसे पहले वार्षिक परीक्षा होती थी, तो अब 2 बार पेपर होंगे साथियों इस स्टेज में, ठीक है। जो आपके सेकेंडरी स्टेज है अंतिम 4 वर्ष का, इस स्टेज में एक विदेशी भाषा की शिक्षा भी बालक को दी जाएगी, क्योंकि बालक अब परिपक्व हो चुका है, बड़ा हो चुका है साथियों, ठीक है, वृद्धि विकास उसका अच्छा खासा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसको एक कोई भी विदेशी भाषा की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। वो उसकी इच्छा अनुसार जिस विदेशी भाषा को सीखना चाहता है उसको सीख सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल का कोर्स भी समाप्त कर दिया गया है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके एनईपी 2020 है, इसमें कौन सा कोर्स समाप्त कर दिया गया है। एमफिल का कोर्स समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब क्या छात्रों को ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद आपको सीधे पीएचडी आप कर पाएंगे। पहले एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एमफिल का जो कोर्स है इसको समाप्त कर दिया गया है एनईपी 2020 में, और आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर आप सीधे ही पीएचडी की डिग्री कर सकते हो। तो ये भी नई शिक्षा नीति में प्रावधान है 2020 में। तो ये आपके 34 स्तर है, आशा है समझ में आई होगी। चारों स्तर है, चारों स्तरों को मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 5+3+3+4 ये आपके एक फॉर्मेट था। बालक 3 वर्ष में यहाँ से प्रवेश लेगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा साथियों। फाउंडेशन स्टेज है, 5 वर्ष का है, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की अवधि होती है। कक्षा 2 पास यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। प्रीपरेटरी स्टेज है, द्वितीय स्तर है, इसमें बालक की उम्र होती है साथियों 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, और कक्षा 5 यहाँ तक ये पास कर लेता है। मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। तृतीय स्तर है साथियों, तृतीय स्तर की जो अवधि होती है, जिसको साथियों यहाँ पर तृतीय स्तर की जो, पहले तो उम्र देख लेते हैं, तो इसकी उम्र कितनी होती है, 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। और यहाँ पर बालक कौन सी कक्षा पास कर लेता है, 8वीं कक्षा पास कर लेता है। चौथी जो स्टेज है साथियों, अंतिम सेकेंडरी स्टेज जिसको कहते हैं, 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक इसकी अवधि होती है और बालक कक्षा 12वीं यहाँ पर पास कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है। कौन सी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का फॉर्मेट है, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो बालक की उम्र है, उन बालकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, साथ ही ये भी याद रखना है कि एमफिल का कोर्स इस एनईपी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। इसको भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो एनईपी 2020 जो है 3 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक है। ये चीज़ तो मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ कि जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है,
3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बालकों के लिए है साथियों, 6 से 14 वर्ष के लिए नहीं है। 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बालकों के लिए है। और किस प्रकार है वो भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखो, इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कैसा होता है, तो देखो, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम मतलब बीच में भी आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आपको अलग से अलग अलग जितने साल आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे यदि छात्र 1 वर्ष पूरा हो जाता है छात्र का शिक्षा में, तो छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यदि छात्र शिक्षा में 2 साल पूरा कर लेता है तो एक डिप्लोमा प्रदान उसे किया जाता है। और यदि छात्र 3 साल या 4 साल का कार्यक्रम पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाती है। देखो, ये कौन से वर्ष की बात की जा रही है, जब बालक 8वीं पास कर चुका है और 9वीं उसने यहाँ पर 9वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया है और 9वीं कक्षा उसने पास कर ली है और वो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है, तो भी उसको यूँ नहीं कि भाई जा तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे। उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे उसको? एक सर्टिफिकेट देंगे। क्यों? क्योंकि उसने 1 साल 8वीं के बाद में 1 साल उसने पढ़ाई की है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 8वीं के बाद में 2 साल पढ़ाई की है साथियों, तो उसको क्या कहा जाएगा? 2 वर्ष में उसको क्या दिया जाएगा? एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि उसने 2 वर्ष मतलब 10वीं भी पास कर ली और 11वीं कक्षा में चला गया है, 11वीं या 12वीं कक्षा में वो पढ़ाई छोड़ता है, ठीक है, तो देखो 12वीं कक्षा में यदि वो पढ़ाई छोड़ता है या 12वीं पास करके वो पढ़ाई छोड़ता है, 4 वर्ष या 3 वर्ष में उसको क्या दी जाएगी? एक डिग्री दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पर आपको 1 वर्ष पास करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पास करने पर डिप्लोमा और 3-4 वर्ष में उसको क्या दी जाएगी? डिग्री जाएगी। इसी वजह से तो यहाँ लिखा है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अलग अलग प्रकार से अगर आप पढ़ाई को छोड़ते हो अलग अलग कक्षा में, तो उसके अलग अलग प्रमाण पत्र उसके दिए जाते हैं। क्लियर है सभी के? आगे हम देखें तो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता अर्थात 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना आवश्यक है। पहले तो क्या होती थी कि भाई 2 साल तक बीएड होती थी साथियों, लेकिन आपको ये तो पता है कि राजस्थान में भी 4 वर्ष की बीएड होने लग गई है। इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड जिसको हम कहते हैं, बीएससी बीएड जिसको कहते हैं, मतलब 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपकी स्नातक और आपकी जो बीएड है दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो ये कंपलसरी मांगा जाएगा यदि आपको शिक्षक बनना है 2030 के बाद में। 2030 के बाद की कह रहा हूँ, अभी की नहीं। 2030 के बाद में यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास 4 वर्षीय मतलब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। ऐसा एनईपी 2020 कहती है। अब हो सकता है आने वाले समय में उस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया जाए, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम के लिए तो आपको यही चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो भारत देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना इसमें की जाएगी। देखो कि भाई जो भारत के जो बच्चे हैं ये शोध और अनुसंधान करें, इनमें शुरू से ही शोध और अनुसंधान करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो इसी वजह से भारत में साथियों एक फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जिसको क्या कहेंगे? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन। क्या कहा जाएगा? जिसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन कहा जाएगा। इसकी स्थापना शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। देश की नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है को इस बिल के तहत जारी किया गया है। कौन सा बिल? NHEB के नाम से बिल है, जिसको हम हिंदी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हाई एजुकेशनल बिल। ठीक है, नेशनल हाई एजुकेशन बिल NHEB के नाम से जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके तहत जारी की गई है साथियों। आगे देखें तो कक्षा 5 तक तो मात्र स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिस भाषा को बालक समझता है, जिसको बोलता है, उस भाषा में ही बालक को 5 वर्ष जो 5 वर्ष क्या सॉरी जो कक्षा 5 है मतलब उसकी उम्र 8 वर्ष हो चुकी होती है, यहाँ तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। देखो, यदि आपकी मातृभाषा ही इंग्लिश है तो फिर आप इंग्लिश पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कक्षा 5 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को देख लेते हैं। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना। 2030 तक ये लक्ष्य बनाया गया है कि जो सकल नामांकन अनुपात है ये पूरा 100% होना चाहिए।
5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में करवाना, ये तो हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस नीति के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को आरटी 2009 के अंतर्गत रखा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आरटी 2009 में तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा जाता था पहले तो, लेकिन एनईपी 2020 ने इसमें बदलाव कर दिया और ये 3 से 18 वर्ष तक के, क्योंकि एनईपी 2020 कहाँ से कहाँ तक चलती है, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलती है। और इसी प्रकार जैसे ही इसकी अवधि है एनईपी 2020 की 3 से 18 वर्ष तक की उम्र सीमा जो इसकी है, तो उसी प्रकार आरटी जो 6 से 14 वर्ष तक पहले होती थी, इसको भी 3 से 18 वर्ष तक के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। किसमें? एनईपी 2020 में। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% हिस्सा होगा। संपूर्ण देश की जो जीडीपी है उसका 6% शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो साथियों, ये थी एनईपी 2020, जो सबसे प्रमुख बिंदु थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में एनईपी 2020 जो है अभी लागू नहीं हुई है साथियों। तो जो भारत के संदर्भ में है वही राजस्थान के संदर्भ में रहने वाला है, क्योंकि लागू होने के बाद ही यहाँ पर चीज़ें आएगी नहीं, तो अभी तक तो लागू नहीं हुई है और आपके एग्ज़ाम से पहले लागू नहीं होने वाली है। इसलिए ये चीज़ें ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।